हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज बेसिकली जो क्लास करने वाले हैं वो 1905 बंगाल विभाजन से लेके और 1915 तक का फेज अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको आरएस प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें कांग्रेस के बारे में अपने डिस्कस कर लिया लास्ट क्लास में और याद भी हो गया। आज 1905 से लेके 1915 तक मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बताने वाला हूँ। कई सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी और इतिहास जिस तरीके से आप पढ़ते आए हैं, हो सकता है मेरी इस क्लास के बाद में आपके कुछ डायमेंशन बदले और इतिहास आप और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना शुरू करें। तो बिना टाइम ख़राब किए बिना आज क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे अपनी यहाँ से 1905 से। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक बताया था कांग्रेस, और कांग्रेस से पहले 1857 की क्रांति, जो कि सिलेबस में नहीं है, आपको ये भी नहीं पढ़नी है। कांग्रेस के बारे में डिस्कस कर लिया। 1905 से लगा के आज लगभग 1915 तक डिस्कस करने वाले हैं। अगले 2-3 मिनट तक ये कहानी आप सुनेंगे, इससे आपके डॉट कनेक्ट होते जाएंगे लास्ट तक। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। देखिए, 1900 तक आते आते बंगाल में और पंजाब में और कई और जगह राष्ट्रवाद की भावना तेज होने लग गई थी। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों का कहीं न कहीं विरोध होने लग गया था। विरोध का तरीका था कोई पत्रिकाएं निकालना, कोई लिटरेरी बुक निकालना, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, लोगों को जागरूक करना। तो बंगाल एक उस समय का एक अच्छा सेंटर था जहां पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई बात इलिटरेट व्यक्ति को बताता तो ज़्यादा समझ में आती है उनके प्रभावी तरीके से। तो बंगाल में उस समय राष्ट्रवाद की जो भावना वो तीव्र हो रही थी। ये बात अंग्रेजों के पच नहीं रही थी। तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, 1905 की बात है। और उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे एक परिवार में दो भाई रहते हैं, उनके बीच में बहुत अगाध प्रेम है, तो उस परिवार को आप विभाजित करवा दीजिए। वो अलग अलग हो जाएंगे तो फिर मामला सेट होगा नहीं, यूनिटी की भावना खत्म हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट के साथ में बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की गई कि बंगाल को दो भागों में बांट देते हैं, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। और इसका बेस रखा भाषा और धर्म। अंग्रेजों ने जो इसका तर्क दिया वो ये दिया कि साहब, बंगाल बहुत बड़ा है और इस पर शासन करना प्रशासनिक दृष्टि से दुष्कर हो रहा है, इसलिए बंगाल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में नए जिले बनाना, नए छोटे छोटे राज्यों की घोषणा करना, ये सब बड़ा राज्य है, बड़ा जिला है, उसको गवर्न करना मुश्किल है, तो छोटे पार्ट में बांट दीजिए उसको। ये अंग्रेजों की तरफ से तर्क था। बंगाल को दो भागों में बांट दिया, मतलब बंगाल का विभाजन हो गया। तो जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, ये बात है 1905 की। इसकी कहानी पर अभी बात और करते हैं। आपको पता है कि साहब, उस समय कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तो कांग्रेस के जो उस समय के नेता थे, जिसमें गरम दल और नरम दल दो गुट थे, उग्र विचारधारा वाले और शांत विचारधारा वाले। अभी केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि साहब, बंगाल का जो विभाजन किया है उसको कहाँ पर चलाया जाना चाहिए। पूरे देश में इस बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन है वो पूरे देश में चलाया जाना चाहिए या बंगाल तक सीमित रखना चाहिए, या फिर इस आंदोलन के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसको लेकर मतभेद हुआ। और कांग्रेस के दो धड़े बन गए, एक उदारवादी और एक, मतलब इसको आप नरम दल और गरम दल बोल सकते हैं, नरम दल और गरम दल। ठीक, जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ, आपको पता है कि साहब, जो गरम दल वाले नेता थे, इनके पीछे एक बहुत बड़ी युवा शक्ति थी। वो युवा शक्ति अब डायरेक्शनहीन हो गई, दिशाहीन हो गई। तो इन्होंने क्या शुरू किए, बहुत सारे क्रांतिकारी मूवमेंट शुरू करे।
क्रांतिकारी गतिविधियां अपन पढ़ेंगे। बंगाल में कौन सी गतिविधियां हुई, महाराष्ट्र में कौन सी गतिविधियां हुई, दिल्ली में कौन सी गतिविधियां हुई, पंजाब में कौन सी हुई। और कुछ क्रांतिकारी विदेश में थे, तो विदेश में जैसे लंदन में, अमेरिका में, जापान में, अफगानिस्तान में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, यहाँ तक आज अपन को पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक रहेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन किसने किया, कब किया, विरोध में कौन सा आंदोलन चला, कुछ डेट है वो आपको याद रखनी है, सारी चीजें। तो जो अभी अपन देखने वाले हैं वो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन देखेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, बहुत शॉर्ट में और सारे फैक्ट कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता बंग भंग। बंग भंग मतलब बंग फॉर बंगाल, और भंग मतलब इसको पार्टीशन कर देना, अलग कर देना। किसने किया तो याद रखेंगे, एक कर्जन और दुर्जन, ये आदमी सही नहीं है, कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन उस समय के गवर्नर जनरल थे। कर्जन आदमी कहते नहीं, बड़ा आदमी कर्जन टाइप का है, इसने बंगाल का पार्टीशन किया। कब किया तो साहब ऐसे याद रखेंगे कि घोषणा इसकी कब हुई, रूपरेखा कब तैयार की गई। ये पब्लिकली जो घोषणा हुई वो 3 में हुई, 1903 में। एक एक डेट याद रखेंगे आप। तो पार्टीशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ, पब्लिक अनाउंसमेंट, वो 1903 में हुआ। 3 याद रखेंगे, मतलब तीन भागों में बांट देना, तोड़ देना। तो 3 में क्या किया, पब्लिक अनाउंसमेंट किया। 19 जुलाई 1905 को विभाजन का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो अगली डेट है 20 जुलाई 1905। देखो यहां पे घोषणा करके 2 साल चुप रहे, और 20 जुलाई 1905 को पार्टीशन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, विभाजन रूपरेखा बनाई। रूपरेखा का मतलब यह है कि बंगाल को 2 भागों में बांटेंगे, एक पूर्वी बंगाल जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, देश आजाद हुआ वो पूर्वी पाकिस्तान, और एक पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ना आगे पूछा जाएगा कि पूर्वी बंगाल में क्या था, पश्चिमी बंगाल में क्या था। अभी आप इतना याद रखेंगे, अपने हिस्से में पश्चिमी बंगाल है, इसलिए बंगाल है तो अपने पूर्व में, पर नाम उसका क्या है, पश्चिम बंगाल है। क्यों? क्योंकि पूर्वी बंगाल वर्तमान का बांग्लादेश आप एक बार समझ सकते हैं। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई, और फिर 1905 को ही 19 जुलाई को विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई, 19 जुलाई को, और 20 जुलाई को 1905 को बंगाल का जो पार्टीशन करना, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, सार्वजनिक घोषणा कर दी। कब? 20 जुलाई 1905 को घोषणा। देखिए ये घोषणा थी, ये थी कि केवल और केवल अनऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन बंगाल। और 1905 में 20 जुलाई 1905 को विभाजन की क्या कर दी इन्होंने, घोषणा की बंगाल को 2 भागों में बांटेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया कि साहब ये बंगाल अब फाइनली, देखो घोषणा होती है, फिर घोषणा कब से लागू होगी, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905, ये डेट आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये वाली 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। कहते हैं साहब यहां पे रूपरेखा तैयार की गई, ये डेट आप नहीं याद रखेंगे, यहां पे उनके विचार समझ सकते हैं दिमाग में कि विभाजन करेंगे कभी। 19 जुलाई को विभाजन का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार कर लिया, 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन क्या हो गया, लागू हो गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे इसको। अब जैसे ही विभाजन होगा उस दिन भारतीयों के तो फिर खून में उबाल आएगा,
कि साहब ऐसे कैसे एक स्टेट को तोड़ सकते हैं आप, कैसे विभाजन कर सकते हैं। इस दिन शोक दिवस मनाया गया। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया कि शोक दिवस किस दिन मनाया गया। शोक का मतलब क्या होता है कि साहब बहुत सारे लोग उदास हैं, ये तो एक काला दिन है। शोक दिवस किस दिन मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन लागू हो गया, इस दिन शोक दिवस मनाया। शोक दिवस क्वेश्चन पूछे आपसे साहब शोक दिवस, बोले ये तो सबसे गंदा काम हो गया भाई, बंगाल को आप अलग तोड़ रहे, दो भागों में बांट रहे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये कर्जन ने इसको डिवाइड कर दिया। 19 जुलाई को 5 को रूपरेखा, 20 जुलाई को घोषणा और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया। कुछ बच्चों के फैक्ट याद करने में दिक्कत आती है। एक फैक्ट याद करो यहाँ से, ये वाला 16 अक्टूबर, 16 में सब 0 आ रहा है, ये 1 फिर ये 0 6 इधर बन गया, अक्टूबर में आ रहा है, फिर इधर 5 में आ रहा है। तो 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल ये ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर दिया गया। इस दिन कौन सा डे मनाया गया? शोक दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध आपको पता है कि साहब रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध बंगाल से रहा है। इन्होंने कहा कि अपन इस दिन को रक्षाबंधन दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि काम क्या था कि साहब हिंदू अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे, बंगाली अलग हो जाएंगे, तो इसलिए कहा कि अपन को कोई नहीं तोड़ सकता जब अपन फीलिंग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो रक्षाबंधन दिवस मतलब एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी गई कि साहब अपन सारे लोग एक हैं, भले ही इन्होंने एक दीवार खींची हो, इसे क्या फर्क पड़ता है, सारे एक रहेंगे। तो रक्षाबंधन दिवस इसी दिन मनाया गया। और एक आज जो वर्तमान में बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है आमार सोनार बंगला, ये इसी दिन गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो याद करते हैं दो चीजें, तीन चीजें यहाँ पे आ गई। एक क्या मनाया गया यहाँ पे? रक्षाबंधन दिवस, रक्षाबंधन दिवस, और एक अमार सोनार बंगला। ये जो बांग्लादेश का वर्तमान राष्ट्रगीत है ये इसी दिन गाया गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे हिसाब से यहां तक आपके दिक्कत नहीं आई। तीन फैक्ट आपको यहां से याद करने, क्या क्या? 19 जुलाई को विभाजन की रूपरेखा, 20 जुलाई को घोषणा कर दी, 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हो गया, इस दिन शोक दिवस मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अपन रक्षाबंधन मनाएंगे, रैसे रविंद्रनाथ, रैसे रक्षाबंधन, और अमार, अमार रहा रहा इधर और सोनार में रहा रहा रविंद्रनाथ टैगोर। वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। अब साहब इस दिन विरोध में एक याद रखेंगे कि साहब जैसे ही बंगाल का पार्टीशन किया गया, 7 अगस्त की बात है, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता का जो टाउन हॉल है, कोलकाता के टाउन हॉल से एक स्वदेशी मूवमेंट है वो शुरू किया गया। तो इसके खिलाफ में क्या शुरू होगा? स्वदेशी मूवमेंट शुरू होगा। क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों ने इसका घोषणा करी है, घोषणा के बाद में यूनिटी दिखाने के लिए इन्होंने ये मनाया, और फिर कोलकाता के टाउन हॉल से एक रैली निकाली गई और क्या किया गया? स्वदेशी मूवमेंट यहां से शुरू कर दिया गया टाउन हॉल से। अब भारतीयों के बस में क्या क्या हो सकता है? साहब घोषणा तो इन्होंने कर दी, भारतीय तो ऐसा कर सकते हैं कि साहब हम सब एक रहेंगे, अंग्रेजों की चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। जैसे साहब धोबी जो थे उन्होंने कहा कि हम विदेशी कपड़े नहीं धोएंगे, पंडित थे उन्होंने कहा कि हम उस चटाई पे नहीं बैठेंगे जो कि विदेश से इंपोर्ट होती है, महिलाओं ने, गृहिणियों ने कहा कि हम उन बर्तन का यूज नहीं करेंगे जो यूटेंसिल्स हैं किचन के कि जो विदेश से आते हैं। कुल मिला के बहुत सारी चीज़ों स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बंगाल केमिकल स्टोर पर फूलचंद्र राय नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने बंगाल केमिकल स्टोर खोला, ये क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में। यहां तक कहानी समझ में आ गई। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन होगा। अब तो ये वाला मैं यहां पे लिखता हूं, ये वाला तो अंग्रेजों ने अपना काम कर दिया, अब काम कौन करेंगे? भारतीय शुरू करेंगे अपना काम। उन्होंने क्या किया? स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ किया, स्वदेशी आंदोलन, कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन। बात 7 अगस्त की है। आंदोलन मतलब स्वदेशी मूवमेंट शुरू करेंगे। स्वदेशी का मतलब होता है कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों का हम यूज करेंगे। भाई ये तो इन्होंने कर दिया। इसके विरोध में इन्होंने रक्षाबंधन और ये सारे काम कर लिए। अब क्या कर सकते हैं? बोले हम
अंग्रेजों ने अपन को तोड़ा तो सारी की सारी चीज़ें हैं अंग्रेजों की, उनको अपन क्या करेंगे, बैन करेंगे और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। महिलाएं, बच्चे, स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी, पंडित, श्रमिक वर्ग, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और स्वदेशी अपनाने पर यहां पे बल दिया गया। ठीक, ये मेंस में लिखने के काम में आएगा। बंगाल केमिकल स्टोर किसने खोला, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। बंगाल केमिकल स्टोर, केमिकल स्टोर पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये नाम आप याद रख लेंगे साहब, पीसी रॉय। पीसी क्या होता है भाई, जो कंप्यूटर होता है उसे पीसी बोलते हैं, और इधर क्या है, केमिकल, उसमें केमिकल डाल के उसको तैयार करते हैं। तो केमिकल वाला किसने किया, पीसी रॉय ने किया। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब बच्चे जैसे ही आए आंदोलन में भाग लेने के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले, तो उस समय बंगाल में चीफ सेक्रेटरी थे WC कार्लाइल। कहानी सुनना भाई, श्रमिकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनका ज़्यादा कुछ खास बिगाड़ नहीं सकते, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो जो स्टूडेंट इस आंदोलन में आएगा ना, उनकी विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है उसको बंद कर देंगे। तो इन्होंने एक सर्कुलर निकाला, इसका नाम है कार्लाइल सर्कुलर। ध्यान रखेंगे किसने जारी किया, कार्लाइल सर्कुलर। WC कार्लाइल उस समय के चीफ सेक्रेटरी थे, मुख्य सचिव बंगाल के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे साहब कार्लाइल सर्कुलर का संबंध है स्वदेशी मूवमेंट में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको रोकने के लिए कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब जैसे ही देखो अंग्रेजों ने ये काम किया, उनका ये एक्शन था, इसका रिएक्शन इधर आया। अब कौन एक्शन में आएगा, वापस अंग्रेज आएंगे। इन्होंने क्या जारी किया, कार्लाइल सर्कुलर। कार्लाइल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ परीक्षा में, कार्लाइल सर्कुलर। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किससे है, तो बहुत देसी भाषा में ये चीफ सेक्रेटरी थे, मुख्य सचिव WC कार्लाइल। और किसके लिए जारी किया गया, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो विद्यार्थी आ रहे थे, उन्होंने कहा कि इनकी सहायता बंद कर दो, जो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति वगैरह। तो ये किसका एक्शन हुआ, अंग्रेजों का। अब किसका रिएक्शन होगा, वापस भारतीयों का। वापस देखो, बंगाल विभाजन, इधर ये एक्शन था अंग्रेजों का, रिएक्शन आया भारतीयों की तरफ से, स्वदेशी मूवमेंट का, ये काम कर लिया। अब किसका एक्शन आएगा, अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने क्या किया, कार्लाइल सर्कुलर जारी किया। कार्लाइल सर्कुलर के अगेंस्ट में किसका रिएक्शन आएगा, भारतीयों का आएगा। तो कार्लाइल सर्कुलर WC कार्लाइल ने जारी किया, स्टूडेंट्स को जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है उसको स्टॉप करवाने के लिए। तो इसका मतलब ये तो फिर गड़बड़ हो गया। इसके विरोध में फिर भारतीय क्या करेंगे, भारतीय साहब कहेंगे कि हम अपने स्कूल खोलेंगे, अपने कॉलेज खोलेंगे, ताकि अंग्रेजों पर डिपेंडेंसी नहीं रहे, सारी चीजें स्वदेशी अपना लेंगे। तो उस समय आपको पता है कि साहब विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने मिलकर एक तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया और एक बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया। हर एक वर्ड काम का परीक्षा के लिए। किसका एक्शन था, अंग्रेजों का। रिएक्शन कौन कौन करेंगे, तो 3 लोगों के नाम यहां पे आपको याद रखने हैं। पहले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देखिए कार्लाइल के खिलाफ में क्या आएगा, एंटी कार्लाइल सर्कुलर। रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल, इन्होंने क्या किया, एंटी कार्लाइल सर्कुलर। विपिन चंद्र पाल, मैं यहां पे पाल लिखता हूं, केवल पाल, विपिन चंद्र पाल। इन्होंने 2 चीजें याद रखेंगे, एक तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन काउंसिल, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, एंड देन बंगाल नेशनल कॉलेज। नेशनल, समझ में आ गई क्या बात। ये काम किसने किया,
रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल ने किया। ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज है, अरविंद घोष का नाम आपको बताया था मैंने 1907 में जब सूरत का अधिवेशन हो रहा था, उसमें कौन थे बताओ? घोष थे, बोस थे, सत्येंद्रनाथ बोस थे, अरविंद घोष इसके प्राचार्य रहे, याद रखना। किसके? बंगाल नेशनल कॉलेज के। कौन प्राचार्य थे? अरविंद घोष, प्रिंसिपल। ये कोई खास इतनी काम की बात नहीं है, याद रखेंगे। ये किसकी? एक डॉन सोसाइटी और बनी थी, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछे कि डॉन सोसाइटी किससे संबंधित थी, तो आप याद रखें कि साहब डॉन सोसाइटी है वो सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाई और एजुकेशन से संबंधित बनाई, बस इतना याद रखेंगे। डॉन सोसाइटी, डॉन एक अखबार है जो कि कराची से निकलता है, पर यहां पे डॉन सोसाइटी, और याद रखेंगे डॉन सोसाइटी संबंध किससे था? एजुकेशन से, बस इतना याद रखना। और किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्या बनाई थी? डॉन सोसाइटी, याद रहेंगे। सतीश चंद्र बसु ने, सॉरी सतीश चंद्र बसु ने। यहां तक समझ में आ गया? सबसे पहले क्या याद रखेंगे सब? बंगाल का पार्टीशन किया, इसके विरोध में भारतीय आए, भारतीयों ने क्या किया? स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया। अंग्रेजों ने क्या किया? कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, इसके खिलाफ में एंटी कार्लाइल सर्कुलर आया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनी और बंगाल नेशनल कॉलेज। डॉन सोसाइटी का संबंध किससे? एजुकेशन संबंधित है। साथ ही साथ में महिलाओं ने इसमें भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन सा पहला आंदोलन था बंग भंग के विरोध में। यहाँ पे महिलाओं ने पहली बार इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने इसमें भाग लिया। एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, कला पर भी फोकस किया गया। एक रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या किया? कला को प्रोत्साहन देने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। आप याद रखेंगे किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्र नहीं रविंद्रनाथ ने, याद रहेगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। एक पीसी रॉय बताया था, प्रफुल्ल चंद्र जिन्होंने केमिकल, और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स रविंद्रनाथ ने। तो अंतिम लाइन यहां पे लिखता हूं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट रविंद्रनाथ, सिख रविंद्रनाथ, याद रहेगा। कार्लाइल सर्कुलर याद रखेंगे, डॉन सोसाइटी याद रखेंगे, इसके अलावा पीसी रॉय की बंगाल केमिकल फैक्ट्री याद रखेंगे, शोक दिवस याद रखेंगे, रक्षाबंधन याद रखेंगे, बंगाल विभाजन बंग की घोषणा की याद रखेंगे। दो बात याद रख सकते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दिल्ली और मद्रास में भी इसका प्रसार रहा। दिल्ली में एक व्यक्ति हैं सैयद हैदर राजा, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और मद्रास में चिदंबर पिल्ले इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार घुमा के पूछा कि स्वदेशी मूवमेंट केवल बंगाल तक रहा या बाहर भी गया? बाहर गया। कहाँ? दिल्ली में कौन थे? सैयद हैदर राजा, और मद्रास में चिदंबरम पिल्ले, याद रखेंगे। अंतिम नोट लगा के लिख लो ताकि ये बंगाल विभाजन से संबंधित कोई फैक्ट नहीं रहे। दिल्ली में सैयद हैदर राजा, और मद्रास में चिदंबरम पिल्ले। अब मैं एक लाइन में सारी चीजें बोल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि साहब बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई, बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। अमार सोनार बंगला, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया। इसके बाद में भारतीयों की तरफ से स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया कोलकाता के टाउन हॉल से, और स्वदेशी मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। महिलाएं, पुरुष, किसान वर्ग, स्टूडेंट, सब ने पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट को रोकने के लिए इन्होंने कार्लाइल सर्कुलर जारी किया। कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और बंगाल नेशनल कॉलेज बनाई गई। डॉन सोसाइटी का गठन किया गया जिसका संबंध एजुकेशन से था। पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री बनाई, महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ में इंडियन ओरिएंटल ऑफ आर्ट, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। दिल्ली में सैयद हैदर राजा और मद्रास में चिदंबरम पिल्ले इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दो बात और, 1905 के बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। 12 आप याद रखेंगे, 12 में लागू हो गया।
1911-12 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। एक समिति बनी थी अरुणडेल समिति। उस अरुणडेल समिति ने कहा कि बंगाल अगर एक जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुणडेल समिति का संबंध किससे? अरुणडेल, ये मेरे हिसाब से अगर मैं ठीक से याद करता हूं तो एक भरतनाट्यम की नृत्यांगना है रुक्मणी अरुणडेल, उनके हस्बैंड थे ये, मेरे हिसाब से अगर ठीक से याद है तो अरुणडेल कमेटी बनाई गई और उन्होंने बंगाल विभाजन के विपक्ष में अपनी रिपोर्ट दी। अरुणडेल कमेटी, अरुणडेल कमेटी, अरुणडेल समिति। इन्होंने क्या कहा? बंगाल संयुक्त ही अच्छा है, बंगाल यूनाइट रहे तो अच्छा है, संयुक्त ही अच्छा। और फिर बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में पढ़ेंगे, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911-12 में, बंग भंग को रद्द कर दिया, मतलब बंगाल विभाजन रद्द हो गया, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। ये लीजिए साहब, यूपीएससी में आए क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे और आरएस में आए क्वेश्चन अगर बंगाल विभाजन से आता है यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई? चलिए 1 मिनट में इसको शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे। पहली बात, बंगाल विभाजन की घोषणा याद रखेंगे, रूपरेखा याद रखेंगे, लागू कब हुआ याद रखेंगे, इसके पक्ष में क्या हुआ, विपक्ष में क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट याद रखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, पीसी रो याद रखेंगे, बच्चों को रोकने के लिए कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया, कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में एंटी कार्लाइल सर्कुलर, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और बंगाल नेशनल कॉलेज बनाई गई, प्राचार्य आपको पता लग गया, पीसी रॉय का नाम समझ में आ गया आपके, डॉन सोसाइटी बनाई गई, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये लीजिए, अरुणडेल समिति बनाई गई और 1911-12 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। सारे फैक्ट आ गए यहां से। अब जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, अगली लाइन क्या आएगी भाई? ये तो आपको पता लग गया 1911 में तो रद्द हो गया, पर अभी रद्द थोड़ी हुआ, अभी तो 5 में ही है, अपन तो 11 तो बहुत लेट आएगा। तो मुस्लिम समुदाय के कुछ ऐसे नेता थे जिनको लगा कि यार बंगाल का विभाजन हुआ है, कांग्रेस पावरफुल संस्था है, कांग्रेस में हमारा कुछ खास प्रभुत्व नहीं है, तो कम से कम ऐसा कोई संगठन हमारे लिए भी बन जाए ताकि हमारे अधिकारों की मांग भी अच्छे तरीके से उठाई जा सके। तो बात है 1906 की। आगा खां एक मुस्लिम नेता थे। आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम एक जगह हुए और सीधा शिमला गए गाड़ी लेके। 1905 में जैसे बंगाल विभाजन हुआ, इतना बड़ा ड्रामा हो, तो करजन को वापस बुला लिया, करजन चला गया, उसकी जगह मिंटो सेकंड गवर्नर जनरल आ गए। एक कहानी बताता हूं अगले पेज पे। बात करते हैं 1906 की। 5 पूरा हो गया, 6 में देखो करजन तो चले गए, मिंटो आया। मिंटो सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, मिंटो सेकंड। मुस्लिम नेता थे आगा खां। आगा खां, पता नहीं आगा या गया, पर जो भी, आगा खां। ये कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों को लेकर गए शिमला। शिमला आपको पता है वहां ठंडा एरिया, वहां पे गवर्नर जनरल वहीं बैठते थे आधे समय। शिमला गए और शिमला में किससे मिले? मिंटो सेकंड से मिले और कहा कि हमारे लिए एक लीग बनाओ। लीग का नाम क्या होगा? मुस्लिम लीग। अंग्रेज तैयार ही बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, बना देते आपके लिए मुस्लिम लीग। साथ में इन्होंने कहा कि देखो, एक तो हमें ना अलग से रिजर्वेशन चाहिए, पृथक निर्वाचन चाहिए हमें। एक हमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्था, वो स्थापित करने की मंजूरी दी जानी चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारे लिए विधान मंडलों में कुछ स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। कुल मिला के ये जो लोग गए थे आगा खां के नेतृत्व में मिंटो से मिलने, ये चाह रहे थे कि एक तो ये लीग बना दो मुस्लिम लीग नाम से, साथ में हमें 3 चीजें और दे दो। एक तो हमारे लिए आप स्थान रिजर्व कर दो, स्थान आरक्षित कर दो विधानमंडल में कि हमें रिजर्वेशन मिल जाए। बोले ठीक है।
एक हमें पृथक निर्वाचन दे दो, यही आधार बनता आगे जाके भारत और पाकिस्तान के विभाजन का। एक हमें सेपरेट इलेक्टोरल दे दो और एक हमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की मंजूरी दे दो ताकि हम मदरसे वदरसे स्थापित कर सकें। बोले ठीक है। आगा खां जी तैयारी बैठे थे, ये मिंटो साहब तैयारी बैठे थे। उन्होंने कहा कि थोड़े से दिन रुक जाओ, हम एक एक्ट लेके आते हैं 1909 का, जिसका नाम है मार्ले मिंटो। 1909 का एक्ट आएगा, उसमें आपकी सारी बातें मान लेंगे। तो फिर एक 1909 का एक्ट आता है, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, 6 का उल्टा 9 कर दो। 1909 का एक्ट आया, ये एक्ट की अलग से क्लास लेंगे पॉलिटी में। उस एक्ट में ये मान लो कि इन्होंने जो जो डिमांड करी थी, सारी की सारी डिमांड पे इन्होंने यस कर दिया इस एक्ट में। और मुस्लिम समुदाय के लिए एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। कहां पे मिले? शिमला में मिले। 3 चीजें यहां पे डिमांड करी। मुस्लिम लीग का जो पहला जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन 1907 में कराची में आयोजित किया गया, फिर 1908 में इसका दूसरा अमृतसर में आयोजित किया गया, वो अभी एक बार आप याद नहीं रखेंगे। तो क्या याद रखेंगे साहब? आगा खां के नेतृत्व में शिमला में मिले, मिंटो सेकंड से मिले, मुस्लिम लीग की स्थापना, 3 चीजें यहाँ पे डिमांड करी और तीनों चीजें कब मान ली? 1909 के एक्ट में मान ली। ये बात हो गई 6 की। ठीक। ढाका के नवाब थे एक सलीमुल्लाह खां, इनका भी आप नाम याद रखेंगे, सलीमुल्लाह खां। ठीक। एक आंदोलन कई बार परीक्षा में पूछा जाता, अहरार आंदोलन, ये और याद रख लो यहीं पे, अहरार आंदोलन। देखिए, जिस समय ये मुस्लिम समुदाय के लोग मुस्लिम लीग की डिमांड कर रहे थे, उस समय कुछ मुस्लिम नेता थे जिसमें हसन इमाम थे, मौलाना जफर थे, इसके अलावा हकीम अजमल खां थे, मोहम्मद अली थे। ये मुस्लिम लीडर ये चाह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे और इन्होंने अहरार आंदोलन चलाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता कि अहरार आंदोलन का संबंध किससे था? तो याद रखना कि कुछ मुस्लिम नेता जिसमें हसन इमाम थे, याद तो नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि अहरार जो आंदोलन है उसका संबंध किससे है? इसका संबंध आप याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के विरोध में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो चाहते थे कि हम कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस में रहे। ठीक। अब देखो, अब पिक्चर अगली शुरू होती है, वो शुरू होती है 1907 से। ध्यान से सुनना। अब ये अगली 5 मिनट आपके लिए अगले 1.5 घंटे का काम करेंगे। 5 में बंगाल विभाजन हुआ और इसके खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन चला। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। पर जब ये स्वदेशी आंदोलन चला तो जिम्मेदारी तो सबसे बड़े ग्रुप कांग्रेस की भी तो ये बन ही रही थी कि हम विरोध करें इसका। तो स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन का विरोध कांग्रेस को भी करना था, मतलब स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करना था और बंगाल विभाजन का विरोध करना था कांग्रेस को। कांग्रेस में कितने विचारधारा के लोग थे? 2, एक गरम दल मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट नरम दल वाले। गरम दल वाले चाह रहे थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं, कितने सारे काम कर रहे हैं, पूरे देश में फैलाएं इस आंदोलन को। ये वाले चाह रहे थे कि नहीं, बंगाल तक सीमित रहना चाहिए और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे चलाएंगे। इसको लेकर इनके बीच में तकरार हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया। अब एक गरम दल वाले थे, ये जैसे ही कांग्रेस से अलग हुए भाई, इनके लिए तो फिर अंग्रेजों को मौका मिल गया कि अब इनको सबको जेल में ठूंस दो। तो कोई विदेश चले गए, कोई कहीं चले गए, किसी को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब ये टूट गए सारे के सारे। लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, अरविंद घोष है। ये जैसे ही यहाँ से टूटे, इनके पीछे जो लोग थे, जो युवा थे, भाई बच्चों ने स्कूल छोड़ छोड़ के आंदोलन में भाग ले रहे, तो वो कहाँ जाएं अब? वो तो बिना नेता के अकेले
खड़े हो गए। अब ये जो पीछे जो बहुत सारे युवा थे, अब ये युवा क्या भारत में अलग अलग जगह पे अब अपनी धूम मचाना शुरू करेंगे और खूब सारी क्रांतियां करेंगे। क्रांति इन द सेंस कोई अंग्रेज अधिकारी को मारेगा, कोई लूटपाट होगी, कोई डकैतियां होंगी, बहुत सारे काम होंगे। कोई अंग्रेजों के शस्त्रागार लूटेंगे, किसी को गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। इसलिए इतिहास में जो दूसरा फेज शुरू होता है वो होता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन समझ में आ गई क्या बात? आपको वापस रिपीट कर दूं 1 सेकंड में। बंगाल विभाजन हुआ, विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चला। स्वदेशी मूवमेंट का कांग्रेस को भी विरोध करना था और कांग्रेस में 2 विचारधारा के लोग थे, एक गरम दल के, एक नरम दल के। नरम दल वाले चाह ही नहीं रहे थे कि हम उस लेवल पे जाके विरोध करें, गरम दल वाले बात चाह रहे थे तो फिर अलग अलग हो गए। तो जो गरम दल के पीछे जो जनता थी, जो भीड़ थी, जो युवा थे, वो कहां जाए? उन्होंने क्रांतियां करनी शुरू कर दी। अब दूसरा फेज आएगा क्रांतिकारी आंदोलन। हेडिंग निकालो, क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक। क्रांतिकारी गतिविधियों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में पढ़ेंगे, बंगाल में पढ़ेंगे, पंजाब में, दिल्ली में, विदेश में, ठीक। तो कहां कहां पे क्रांतिकारी गतिविधियां, आज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीधा सामने बंगाल है, तो फिर बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ और पंजाब में क्या हुआ। और इसके साथ ही साथ में यहां से जो क्रांतिकारी विदेश में गए थे, विदेश में कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। जैसे आपने गदर आंदोलन का नाम सुना है, आपने काबाटागारू प्रकरण का नाम सुना, आपने तोसामारू प्रकरण का नाम सुना, आपने सील पेपर कांड का नाम सुना है। विदेश में लंदन, जापान, यूएसए, बर्लिन, अफगानिस्तान, यहाँ पे कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई, तो विदेश वाला अलग से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट में कई सारी चीज़ें हुई, इसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चलेगा। स्वदेशी मूवमेंट को किस लेवल पर चलाना है, कांग्रेस में विभाजन हो गया, गरम दल नरम दल। गरम दल वाले कई जो नेता थे वो कोई विदेश चले गए, कोई पांडिचेरी चले गए, कोई जेल में ठूंस दिए गए। उनके पीछे जो युवा थे वो क्रांति शुरू करेंगे और इसी को भारत के इतिहास में क्रांतिकारी फेज के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी युग की शुरुआत होती है और ये शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, याद रहेंगे। अब हेडिंग लगाओ ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ मैं याद तो करवा दूंगा आपके। हेडिंग लगाओ महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ कि बात है पूना। पूना में एक व्यायाम मंडल बनाया गया। भाई पहले नाम ऐसे रखते थे, व्यायाम मंडल है, अनुशीलन समिति है, मित्र मेला है। अगर वो रख देंगे क्रांतिकारी संगठन तो अंग्रेज गली जेल में डाल देंगे उनको वहां पे व्यायाम को छोड़कर बाकी सारे काम होते थे, व्यायाम नहीं होता था, नाम व्यायाम मंडल था। पूना में एक व्यायाम मंडल बना, किन्होंने बनाया? चापेकर बंधुओं ने बनाया, याद रहेगा आप लोगों के। तो व्यायाम मंडल, भाई व्यायाम को छोड़कर बाकी सारे मतलब सारी क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पे होती थी, तो यहाँ पे बना व्यायाम मंडल। यहाँ पे पुणे में, देखो याद हो जाएगा, अभी आपको याद हो जाएगा पुणे में। और यहाँ पे 2 भाई थे, मतलब भाई 3 थे, 2 का नाम चापेकर बंधु बोलते हैं इसको, दामोदर और बालकृष्ण, याद रहेगा। तो व्यायाम मंडल 2 भाई थे, उनका नाम है चापेकर बंधु। भाई 3 थे, 2 नाम याद रखेंगे, चापेकर बंधु, चापेकर भाई। कहां पे शुरुआत हुई है? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है। शुरुआत कौन से मंडल से? व्यायाम मंडल से। एक दामोदर, एक बालकृष्ण। दामोदर ये दोनों ही कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं, और बालकृष्ण, याद रहेगा।
दाम है जिसके उदर पर, दाम मतलब रस्सी, तो यशोदा जी रस्सी से ही बांध के रखते थे उनको, कृष्ण जी को, जब वो मक्खन खाते थे। तो दाम उदर और बाल कृष्ण दो भाई थे। उस समय आपको मैंने कल बताया था कि कांग्रेस का अधिवेशन पहले पुणे में होना था, फिर उसको बम्बई शिफ्ट किया, क्यों? क्योंकि प्लेग फैल गया। तो वहां पे एक प्लेग अधिकारी थे, इनका नाम था रेंड आयरस्ट। तो एक्चुअल में क्या कहते हैं, रेंड और आयरस्ट प्लेग अधिकारी जैसे घर घर जाते और सर्वे करते, तो फिर ये क्या कि बदतमीजियां करते थे, महिलाओं के साथ बदतमीजियां करते थे। और है ये बात दामोदर और बालकृष्ण चापेकर को पसंद नहीं आई, तो इन्होंने रेंड और आयरस्ट की हत्या कर दी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि रेंड और आयरस्ट की हत्या किसने करी? चापेकर बंधुओं ने। यहां तक बात आपको समझ में आ जाएगी क्या? कहां से शुरुआत हो रही है क्रांतिकारी गतिविधियों की? क्योंकि इनके दिमाग में भरा पड़ा था कि इन अंग्रेजों को खत्म करना कैसे भी करके। तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? रेंड और आयरस्ट। ये प्लेग सर्वे करने घर घर जाते और फिर वहां पे वो बदतमीजियां करते तो भाई इनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की? रेंड और आयरस्ट की हत्या करी। यहाँ पे चापेकर बंधुओं ने रेंड और आयरस्ट की हत्या कर दी। यहां तक केवल आपको व्यायाम मंडल ये गतिविधि इतनी याद रखनी कि महाराष्ट्र में चापेकर बंधु रेंड और आयरस्ट की हत्या कर दी। इसके अलावा महाराष्ट्र में दूसरा जो संगठन था उसका नाम था मित्र मेला। अब ऐसे नाम रहेंगे, मैंने आपको बताया। तो एक काम तो ये हुआ व्यायाम मंडल, दूसरा है यहां पे मित्र मेला। मित्र मेला इसको भी याद करना आपको। मित्र मेला, मित्र मेला संगठन है वीडी सावरकर और उनके भाई थे गणेश सावरकर ने 1899 में बनाया। कहां पे? नासिक में। क्या काम था? नौजवान जितने भी हैं उनको क्या करना? ट्रेनिंग देना। याद रहेगा। तो मित्र मेला है वो 1899 में बनाया गया। किसके द्वारा? वीडी सावरकर और गणेश सावरकर। कहां पे? नासिक में। नासिक। देखो ऐसे मैं तो बस, मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है, बस नाम आपका देखो। वीडी ऐसे बीडी और इधर गणेश नाम आ रहा है, तो मित्र लोग मिलकर क्या करते? वीडी मतलब बीडी याद रख लेना, इधर गणेश याद रख लेना। कुछ कहते हैं नो 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 हमें नहीं चाहिए, और कुछ है वो नाक से धुआं निकालते हैं। तो नासिक याद हो जाएगा। वीडी सावरकर, गणेश सावरकर 1899 में मित्र मेला बनाया। यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत नामक एक संगठन में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रहेगा आपकी। तो ये जो मित्र मेला, ये अब कांड करेंगे, ये ही मित्र मेला आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया? अभिनव भारत में। 1904 में। इधर आपको बताया कि साहब बाल गंगाधर तिलक के केसरी मराठा धूम मचा रहे थे इस साइड में, तो ये नौजवान वैसे ही मोटिवेटेड थे इनसे। अब नासिक के एक डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन। इस जैक्सन की हत्या कर दी लक्ष्मण अनंत कनहारे ने, जो कि अभिनव भारत का सदस्य था। 1911 में लक्ष्मण अनंत कनहारे को पकड़ा, साथ में कृष्ण गोपाल को पकड़ा और विनायक देश पांडे को पकड़ा और फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर क्या लंदन चले गए थे पढ़ने के लिए 1906 में, वो बच गए, हालांकि वो बाद में गिरफ्तार कर लिए नासिक षड्यंत्र केस में। तो अभिनव भारत के एक सदस्य थे, नाम था लक्ष्मण अनंत कनहारे। ध्यान रखेंगे इसका।
इन्होंने क्या किया, लक्ष्मण अनंत कनहारे ने नासिक की तो बात है, नासिक के डीएम थे जैक्सन। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि इनके मन में तो गुस्सा भरा पड़ा है अंग्रेजों को लेकर। जैक्सन की गोली मारकर हत्या करी। ये लक्ष्मण अनंत कनहारे थे, ये अभिनव भारत के सदस्य थे। ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा कांड करने जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। इन्होंने जैसे ही 1909 में हत्या करी, 1911 में लक्ष्मण अनंत कनहारे तो पकड़े ही गए, साथ ही साथ में दो इनके साथी, जिनका एक का नाम था विनायक देश पांडे और दूसरे थे कृष्ण गोपाल कर्वे। तो कृष्ण गोपाल और विनायक देश पांडे, इनको 1911 में फांसी की सजा दे दी गई। किस केस में? नासिक षड्यंत्र केस में। अब देखा जाए तो वीडी सावरकर विदेश तो चले गए, लंदन चले गए, इनकी कहानी थोड़ी देर बाद में और पढ़ेंगे। पर ये जो अभिनव भारत जो संस्था बनी थी, इसके फाउंडर ये थे, ये फाउंडर हैं, और इसके किसी सदस्य ने अगर कोई कांड किया तो गिरफ्तार इनको भी किया जाएगा। इनको वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार किया, भारत लाया गया और आजीवन कारावास हुआ नासिक षड्यंत्र केस में। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, नासिक षड्यंत्र केस का संबंध किससे है, तो आप कहना साहब नासिक के डीएम जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? लक्ष्मण अनंत कनहारे के द्वारा। 1911 में इनको फांसी दी और कृष्ण गोपाल और विनायक देश पांडे को भी साथ में फांसी दे दी गई। और इसके जो फाउंडर थे, मित्र मिलाया अभिनव भारत संस्था के, वो थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर साहब को लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक किताब भी लिखी है बहुत अच्छी। इनको लाया गया और आजीवन कारावास हो गया, इनका आजीवन जेल की सजा हो गई। ये महाराष्ट्र वाले निपट गए। महाराष्ट्र में ये क्रांतिकारी गतिविधियां चली। बात करेंगे बंगाल की। वापस देख लो एक बार महाराष्ट्र वाली। देखो महाराष्ट्र में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है बस। एक तो याद रखना एक साहब, चापेकर बंधु, और एक याद रखना अभिनव भारत या मित्र मेला। चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की? रेंडर राइस की हत्या कर दी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने साहब जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। कौन सा मुकदमा चला? नासिक षड्यंत्र केस। तो क्वेश्चन पूछा जाए नासिक षड्यंत्र केस का संबंध किससे? लक्ष्मण अनंत कनहारे से है, और उन्होंने जैक्सन की गोली मारकर क्या कर दी गई? हत्या कर दी। यहां तक बात समझ में आ गई। ये बात महाराष्ट्र की पूरी हो गई। अब क्रांतिकारी गतिविधियां फैलेंगी बंगाल में, क्योंकि बंगाल में तो गढ़ था उस समय का। अब बात करेंगे बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों की। अब बात करेंगे बंगाल की। देखो बंगाल में एक संस्था थी, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। देखो नाम तो ऐसे अनुशीलन, पंचशील, ऐसे बहुत शांति का कुछ काम होता होगा यहाँ पे, पर शांति का काम नहीं होता था यहाँ पे। यहाँ पे जितने बंगाल के जो नौजवान थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको तैयार करना और फिर उनको ट्रेनिंग देना। अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1902 में हुआ, और 3 लोगों ने मिलकर किया। एक का नाम पी, दूसरे का नाम पी, और तीसरे का नाम एस, पीपीएस। P4 हो गया पुलिंदास, P4 परमत मित्रा, और S4 हो गया सचिंद्र नाथ। तो PPS
याद रहेगा। अनुशीलन समिति 1902 में, कहां पे, बंगाल में। किसने गठन किया, पी प्रमथ मित्रा, पुलिनदास और सचिंद्र नाथ। ये अनुशीलन समिति बनी बंगाल में। 1907 में इस समिति में 2 और व्यक्ति आकर, क्रांतिकारी लोग आके मिल गए। एक का नाम था बारिंदर कुमार घोष और दूसरे का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। तो बारिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त तो अनुशीलन समिति 1902 परमथ मित्रा, पुलिनदास और सतीश चंद्र, सचिंद्र नहीं, सतीश चंद्र, इन तीनों ने मिलकर और बंगाल अनुशीलन समिति की स्थापना करी। 1907 में इसमें 2 व्यक्ति और आकर मिले और वो 2 खूब क्रांतिकारी थे। इसमें से एक का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त और दूसरे का नाम था वारिंदर कुमार घोष। तो भूपेंद्र दत्त और वारिंदर घोष, ये 2 क्रांतिकारी और आकर इसमें शामिल हो गए। किसमें, अनुशीलन समिति में। अनुशीलन समिति का काम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अनुशीलन का मतलब बहुत अच्छे सिद्धांत की शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना, योग की शिक्षा देना, ये नहीं होते थे, बाकी सब कुछ होता था। मतलब क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना, उनको हथियार उपलब्ध करवाना, तैयार करना, नौजवानों को देश के लिए राष्ट्र की भावना उनमें पैदा कर देना, ये सारा काम। परीक्षा में कई बार पूछ लिया कि साहब वंदे मातरम पत्र किसका है, युगांतर पत्रिका किसकी है, संध्या किसकी है, भवानी मंदिर किसकी है, मानिकटोला पार्टी किसकी थी, वर्तमान रणनीति किसकी थी। ये कुछ पत्र और पत्रिका और कुछ किताबें निकाली गई, किसके द्वारा, इस समिति के द्वारा, ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया जा सके। इनके नाम आपको पूछता है परीक्षा में। जैसे संध्या तो यूपीएससी ने पूछ लिया, एक ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे, उन्होंने संध्या नामक पत्र निकाला। वंदे मातरम अरविंद घोष, जो बारिंदर कुमार घोष के भाई थे। युगांतर पत्रिका भूपेंद्र नाथ दत्त की। इनके नाम आप याद रखेंगे और रखने ही पड़ेंगे। किसके हैं? ये अनुशीलन समिति के। अब ये अनुशीलन समिति वाले आगे कांड क्या करते हो बाद में देखेंगे, पर पहले ये आप सीखेंगे यहाँ तक। अब ये क्या क्या करेंगे देखिए, ये पहले तो लोगों को जागरूक करेंगे, पहले साहब पत्र निकालेंगे, पत्रिका किताब निकालेंगे, फिर गोली मारेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले साहब कोई पत्र निकालेंगे। तो एक संध्या पत्र निकला, संध्या, ये ब्रह्म मुहूर्त में इधर ब्रह्म मुहूर्त आ गया, इधर संध्या आ गया। ब्रह्म बांधव ने साहब संध्या निकाला, संध्या में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। दूसरा निकाला वंदे मातरम। अब ये वंदे मातरम वो नहीं है जो आप देखें, वंदे मातरम पत्र है, किन्होंने निकाला? अरविंद घोष ने। तो वंदे मातरम अरविंद घोष का। एक पत्र का आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है युगांतर पत्रिका। ये भूपेंद्र नाथ दत्त की है। युगांतर आश्रम भी है। ये तो ये 3 पत्र। इन्होंने कुछ किताबें भी निकाली। एक किताब का नाम भवानी मंदिर, जो निकाला वारिंदर घोष ने। भवानी और वारिंदर। एक वर्तमान रणनीति। तो ये तो हो गए पत्र। संध्या और ब्रह्म मुहूर्त,
वंदे मातरम अरविंद का, युगांतर भूपेंद्र का, याद रहेगा, याद रखो, वंदे मातरम अरविंद का, युगांतर भूपेंद्र का। अब आती है बुक्स की बात कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें निकाली, बुक्स। एक है भवानी मंदिर, अब देखो नाम आने लगे ना, ये भवानी मंदिर, अब क्रांति होने वाली है। एक वर्तमान रणनीति, एक मणिकटोला नाम की पार्टी बनाई, मणिकटोला। इसका मतलब ये अब स्टार्ट होंगे धीरे धीरे, क्या करने के लिए, बहुत सारे, अब कोई यूं मान के चलिए कि कोई गोली मारेगा और कोई डकैती करेगा और कोई रोबरी करेगा और ये, तो अब आपको ध्यान रखना है कि साहब भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति, मणिकटोला, ये तीनों हैं, ये वारिंदर घोष की हैं, याद रखेंगे, किसकी, वारिंदर घोष की। अब ये मुझे पता आपके याद नहीं हो रही होंगी, पर अब बहुत ऊपर से पढ़ा देना भी तो ज़्यादा काम का नहीं होता है। संध्या ब्रह्म बंदोपाध्याय का वंदे मातरम अरविंद घोष और युगांतर भूपेंद्र दत्त की, और वारिंदर घोष की भवानी मंदिर, वर्तमान नीति और मणिकटोला। ये मणिकटोला तो पार्टी थी असल में, और ये दो किताबें थी, ये मणिकटोला पार्टी बनाई। आपको याद रखना है कि साहब अनुशीलन समिति की बहुत सारी शाखाएं बनी, ढाका में बनी, कोलकाता में लगभग 400 शाखाएं, अलग अलग ब्रांच खोल ली इन्होंने, अब तैयार करेंगे नौजवान। सिस्टर निवेदिता एकमात्र महिला थी जो अनुशीलन समिति से जुड़ी हुई थी। सिस्टर निवेदिता का नाम आपने सुना होगा शायद, मेरे हिसाब से आप जब सोचते हैं कि साहब बंगाल के आश्रम की बात करते हैं तब, तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले कि कौन सी महिला है जो अनुशीलन समिति से जुड़ी हुई थी, सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, याद रहेगा क्या, वापस बताता हूं। सबसे पहले क्रांति पढ़ी अपने महाराष्ट्र में, अब पढ़ रहे बंगाल में। महाराष्ट्र में काम दो चीजों ने किया, एक मित्र मेला संगठन बना जो अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया, एक चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या कर दी गई रेंडर आयरस्ट की। बंगाल में अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ रहे हैं, अनुशीलन समिति क्या क्या कर रही है, पहले पत्र निकाल रही है, फिर किताबें निकाल रही है, अब कुछ समितियां बनाएगी, फिर गोलाबारी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं आगे साहब, जो अनुशीलन समिति जो बनाई गई थी, अनुशीलन समिति, इसके और बहुत सारे सदस्य थे, जैसे कुछ कमेटीज इन्होंने और बनाई, किताबें निकाल दी, पत्र निकाल दिए, अब कुछ कमेटीज बनाएंगे, कुछ समितियां बनाएंगे, उनको लेकर परीक्षा में पूछ, आपको जनरली पूछ सकता है, समितियां, कमेटीज। ये आपको मेरे हिसाब से तो ना याद रखना ही पड़ेगा कि कुछ कमेटीज बनी, किसको लेकर, अनुशीलन समिति की कुछ कमेटीज। सबसे पहले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था विपिन बिहारी, उन्होंने आत्मोन्नत कमेटी बनाई, विपिन बिहारी। आत्मोन्नति, इसका मतलब होता है आत्मा की उन्नति। एक जो कमेटी बनाई गई थी वो माईमेन के द्वारा, जो कि मतलब माईमेन एक साधना कमेटी बनाई, सुहृद और साधना, माईमेन ने, तो माईमेन। एंड साधना, ये याद नहीं रहे तो एक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद कमेटी रखनी है, उसका नाम है वारीसाल, स्वदेश बांधव समिति वारीसाल। ये यूपीएससी ने पूछा है, स्वदेश बांधव वारीसाल, अगला लिखेंगे स्वदेश बांधव। वारीसाल क्या क्या याद किया, सबसे पहले महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, उसके बाद में महाराष्ट्र में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, रेंडर आयरस्ट की हत्या कर दी गई। इसके अलावा नासिक षड्यंत्र केस है जो कि अभिनव भारत संस्था से जुड़ा हुआ था, वीडी सावरकर साहब को गिरफ्तार करके लाए गए। फिर बंगाल में पहुंचे, बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, अनुशीलन समिति है
इसमें बहुत सारे प्रकार के लोग जुड़े, पीपीएस ने इसकी स्थापना करी, इसमें इन्होंने बहुत सारे पत्र निकाले, पत्रिकाएं निकाली, समिति बनाई। अब कांड शुरू होंगे तो सबसे पहली बात है वो है 1908 की। 1908 में बात ये मुजफ्फर बम कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मुजफ्फर किंग्सफोर्ड नाम के एक डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनके ऊपर बम डाला गया पहली बार। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस नाम के दो व्यक्ति थे, उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। अब ये जो अनुशीलन समिति है, इन्होंने देखो पहले तो क्या किया, बहुत आराम से चले। ये पहले अनुशीलन समिति इन लोगों ने बनाई, ये शांत व्यक्ति लगते हैं, प्रथम, परमत, पुलिन और सतीश चंद्र। फिर ये भूपेंद्र और वारिंदर घोष ये आके मिले तो थोड़े क्रांतिकारी आए। फिर बोला इन्होंने कि पहले तो अपन पत्र निकालेंगे ताकि लोगों को एक साथ जोड़ लिया जाए। जैसे पंपलेट है, कोचिंग में कोचिंग खोलना तो पंपलेट जारी करो, बहुत सारे लोगों को लेके आओ। फिर बोले अपनी कुछ किताबें निकालो, कोचिंग वालों ने किताब निकाल दी। फिर बोले कोचिंग में कुछ कमेटीज बनाओ, कंप्यूटर के लिए अलग कमेटी, फैकल्टीज के लिए अलग कमेटी। अब बैच शुरू हो जाएंगे, मतलब अब कांड शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत सारी घटनाएं, कांड तो लिखना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं। सबसे पहले मुजफ्फर बम कांड, मुजफ्फर बम कांड। अब ये कांड ही लिखा हुआ किताब में, क्या कर सकते हैं। बात है 1908 की। किंग्सफोर्ड थे वहां पे डीएम, किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की बग्गी जा रही थी, बग्गी, पहले बग्गी में जाते थे, उस बग्गी पे बॉम्ब डाल दिया। एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी। कितनी हिम्मत होगी इन लोगों की, सोच के देखिए कितना इनमें देश की भावनाएं थी। प्रफुल्ल चाकी और एक का नाम था खुदीराम बोस। किंग्सफोर्ड बच गया गलती से, किंग्सफोर्ड मरा नहीं। और ये पता नहीं और ही बग्गी पे डाल के, डर में आदमी का निशाना सही नहीं लगता है, तो इनका निशाना ठीक नहीं गया। और एक कोई भारतीय आंदोलन के कोई समर्थक थे, अंग्रेज अधिकारी, उनकी वाइफ और बेटी मारे गए उसमें। किंग्सफोर्ड बच गया। अब आपको क्या लगता है इनको छोड़ेंगे थोड़ी। प्रफुल्ल चाकी साहब ने खुद को गोली मार ली कि अंग्रेजों के हाथ में आने से बढ़िया तो कि मैं खुद का अपने हाथ से मरना ही पसंद करूंगा। इन्होंने खुद गोली मार ली। खुद का मतलब यहाँ पे खुदीराम नहीं याद रखेंगे आप, ये थोड़ा दिमाग में कि साहब प्रफुल्ल चाकी साहब ने खुद को गोली मार ली, स्वयं को। खुदीराम बोस को पकड़ा और 1911 में फांसी दे दी गई। भारत का सबसे छोटा शहीद खुदीराम बोस, 18 साल के थे उस समय जब इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो साहब आपको आरएस मेंस में तो 15 शब्द में लिखना है, तो आप ये डेट और ये लिख देंगे। साहब मुजफ्फर बम कांड का संबंध किससे है, तो संबंध देखा जाए तो अनुशीलन समिति से है। अनुशीलन समिति के दो व्यक्ति, एक का नाम प्रफुल्ल चंद चाकी और दूसरे का नाम खुदीराम बोस। इन्होंने किंग्सफोर्ड पर की बग्गी पर बॉम्ब डाला, गलती से किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी साहब ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस साहब को फांसी की सजा हुई। और भारत में सबसे छोटी एज में 18 ईयर बहुत छोटी एज होती है, 18 साल में इनको फांसी की सजा दे दी गई। पर एक बात अंग्रेजों के यहाँ पे समझ में आ गई कि बंगाल में कोई बहुत बड़ा कांड चल रहा है, कोई बड़ी कमेटी काम कर रही है इसके खिलाफ। तो अब अंग्रेज पागल हो गए, क्योंकि एक बॉम्ब डालना, वो भी चलती गाड़ी पर, इतनी बड़ी प्लानिंग इन्होंने कैसे करी होगी, अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा। यार ये हथियार हमारे पास होने चाहिए, इधर मार्केट में क्या कर रहे हैं, हथियार अनुशीलन समिति के पास भरे पड़े थे, इन्होंने यही ट्रेनिंग ली, खुद के पास नहीं है तो अंग्रेजों से छीन के हथियार ले लो। खुद बम बनाने की प्रैक्टिस करने लग गए थे, बम बनाने के लिए लोगों को बाहर भेज रहे थे कि बम कैसे बनता है, इसको सीख के आओ।
अब अंग्रेजों ने क्या किया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन और बंगाल में बहुत सारे जगह छापे मारे अवैध हथियार पकड़ने के लिए। मामला था कि साहब ये मामला अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा मामला, कि जिन जिन के पास में हथियार मिलेंगे वो मामला अलीपुर षड्यंत्र केस। करते करते अंग्रेज भाई पहुंच गए अनुशीलन समिति के मेंबर्स के पास भी। अरविंद घोष और बारिंदर घोष को गिरफ्तार कर लिया, जो कि अनुशीलन समिति के मेन हेड हुआ करते थे। तो साहब यहां पे गिरफ्तार कर लिया दो लोगों को, दोनों भाई अरविंद घोष। ये अरविंद घोष वही है लाल बाल पाल घोष, और एक वारिंदर घोष को इनको गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब अब इनको गिरफ्तार कर लेंगे तो ये बात तय हो गई कि साहब अब अनुशीलन समिति चलना मुश्किल हो गया। एक चित्तरंजन दास का नाम आपने सुना होगा, जो CR दास 1923 में अपन पढ़ेंगे साहब, इन्होंने पार्टी बनाई थी। चित्तरंजन दास सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे, एक बड़े वकील थे, और वो भी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, बड़े वकील थे, कानून के जानकार थे। उन्होंने बड़ा मजबूती के साथ इनका पक्ष रखा और इनकी सजा होने से इनको बचा लिया, पर अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसी दिन अरविंद घोष साहब ने कसम खा ली। उन्होंने कहा मैं तो देखो भक्ति भाव करूंगा, और वो पांडिचेरी में आरोविल्ले एक जगह है, वहां पे चले गए और अपना आश्रम स्थापित कर लिया। इनको पकड़वाने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो एक व्यक्ति था नरेंद्र गोसाई, वो भी पकड़ा गया और सरकारी गवाह बन गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि नरेंद्र गोसाई का संबंध किससे? नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह का मतलब होता है कि अगर किसी केस में 5 लोग मिले हुए उनमें से एक सरकारी गवाह बन जाता तो उसकी सजा है वो बहुत कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो ये सरकारी गवाह बन गया। तो अनुशीलन समिति के और बहुत सारे सदस्यों के तो खटक गया दिमाग में कि यार ऐसा कैसे कर सकता है। तो कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र बोस, इन्होंने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। जैसे नरेंद्र गोसाई की हत्या करी, सत्येंद्रनाथ बोस को, कन्हैयालाल दत्त को पकड़िए फांसी की सजा दे दी। कुल मिला के अनुशीलन समिति को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। ये साहब अनुशीलन समिति का एक ऑपरेशन था, जिसको आप क्रांतिकारी गतिविधि बोल सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस देख लो एक बार अनुशीलन समिति के बारे में। देखिए ये केवल रिवीजन की क्लास है, वरना तो और भी डिटेल के साथ में अगर एक एक टॉपिक करते हैं अपन तो फिर और भी आपको मजा आ जाता है। पर अभी केवल रिवीजन में कई सारे फैक्ट मैं कम कर रहा हूं। अनुशीलन समिति बंगाल से संबंधित है। 3 लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी। पीपीएस 2 लोग और जुड़े, भूपेंद्र और वारिंदर। अब ये क्या करेंगे? अब ये साहब पत्थर निकालेंगे, तो ये पत्थर निकाले, ये बुक्स निकाली। अब क्या करेंगे? ये लोग अब समिति बनाएंगे और अब क्रांतिकारी घटनाएं करेंगे। मुजफ्फर बम कांड 1908 से संबंधित है। किंग्सपोर्ट की गाड़ी पर इन्होंने बम डाल दिया। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी साहब और खुदीराम बोस थे। इन्होंने खुद को गोली मार ली और इनको फांसी की सजा दे दी गई। फिर आप याद रखेंगे सर्च ऑपरेशन चला, अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से केस चला बहुत सारे लोगों पर अवैध हथियार पकड़ने के लिए। अरविंद घोष और बारिंदर घोष पकड़े गए। नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया और नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? सत्येंद्र बोस और कन्हैया दत्त, सत्येंद्र और कन्हैया के द्वारा। और अनुशीलन समिति को गैरकानूनी घोषित कर दिया। एक है हावड़ा कांड, हावड़ा षड्यंत्र। बस इतना याद रखना, हावड़ा षड्यंत्र। एक लाइन में याद कर लेना कि हावड़ा षड्यंत्र से कौन जुड़े हुए हैं। हावड़ा षड्यंत्र ने जतींद्र नाथ मुखर्जी, ये जतींद्र नाथ मुखर्जी है, इन्होंने शमसूल आलम की गोली मारकर हत्या कर दी। जतींद्र नाथ मुखर्जी, इनको बागा मुखर्जी के नाम से जाना था।
जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इन्होंने एक डीएसपी थे शमशूल आलम, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और ये कांड कौन सा कहलाया? हावड़ा षड्यंत्र कांड है ये कहलाया। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में इतना कोई क्रांतिकारी गतिविधियां हुई नहीं, पर कुछ लोग जुड़े, उनके बारे में देख लेंगे। तो अब बात करेंगे पंजाब की। सबसे पहले तो पंजाब में कुछ व्यक्ति जुड़े थे, उनका नाम आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन जुड़े हुए थे। एक तो जतिन मोहन चटर्जी, ये चटर्जी आप बंगाल मत कर देना। एक तो जतिन मोहन चटर्जी, इन्होंने भारत माता नाम से एक समिति बनाई थी। एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, एक थे लाला हरदयाल, एक भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। कौन कौन थे? लाला हरदयाल, एक तो ये थे। दूसरे व्यक्ति थे अजीत सिंह। एक का नाम तो आपने बहुत फेमस सुना है, लाल बाल पाल में लालजी इधर थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। एक है जतिन मोहन चटर्जी। चटर्जी इन्होंने भारत माता समिति बनाई। समझ में आ गया? ये जुड़े हुए थे किससे? पंजाब से। कुछ क्रांतिकारी हैं वो जुड़े थे दिल्ली से। दिल्ली में भी आपको पता है कि साहब बात है ये 1912 की। 1912 में आपको पता है कि साहब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी, दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग वहां पे आए। लॉर्ड हॉर्डिंग क्या कि हाथी पर बैठे हुए थे, हाथी चल रहा था, पूरी जनता पीछे, और ये लॉर्ड हॉर्डिंग आए यहाँ पे चलकर। रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, मास्टर अमीर चंद, मास्टर अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर ऊपर हाथी पर ही बम फेंक दिया। हार्डिंग बच गया। जब जब ये प्रयास हुए ना, ये बच ही गए, पता नहीं कैसे बच गए। हार्डिंग बच गए। इन पर सब तो मुकदमा चला। तो क्या याद रखेंगे? हार्डिंग कांड कब से संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है, 1912 संबंधित है। यूपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा हार्डिंग बम कांड से कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन का उत्तर उपयुक्त सभी होता है। हो सकता है कि हार्डिंग बम कांड जैसे अनुशीलन समिति से कौन जुड़े हुए थे, मान लो रमेश कुमार, हो सकता है कोई रमेश कुमार अनुशीलन समिति से जुड़े होंगे। इस क्वेश्चन को चैलेंज ही नहीं कर सकते। हजारों लोग जुड़े थे, कोई रमेश कुमार भी होगा। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी है जो 1857 की क्रांति से नहीं जुड़ा हुआ था? नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है, सारे जुड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी का नाम ये फलाना सिंह हो। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली दिल्ली में एक ही चीज आपको याद रखनी है, वो याद रखना कि आपको हार्डिंग बम कांड 1912 की बात है। दिल्ली 1912। हार्डिंग बम कांड। इस हार्डिंग बम कांड से जुड़े हुए व्यक्ति पूछता है कि साहब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, होर्डिंग बग्गी पर बैठ के, हाथी पर बैठ के आ रहे थे। रास बिहारी सचिंद्र सान्याल की प्लानिंग थी। रास बिहारी और सचिंद्र सान्याल, इनकी तो थी प्लानिंग। साहब ऐसा सा वो हाथी पर बैठ के आएंगे और चांदनी चौक में बम डाल देंगे। जुड़े हुए इनसे थे मास्टर अमीर चंद, जुड़े हुए थे मास्टर अमीर चंद, मास्टर अवध बिहारी,
बसंत कुमार, बाल मुकुंद, ये परीक्षा में मुझे ऐसा लगता है कि साहब ये क्वेश्चन वापस पूछा जा सकता है कि दिल्ली हार्डिंग कांड से कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं साहब। रास बिहारी जुड़े हुए थे, सचिंद्र सान्याल जुड़े हुए थे, मास्टर अमीरचंद जुड़े हुए थे और मास्टर अवध बिहारी जुड़े हुए थे, बसंत कुमार जुड़े थे, बाल मुकुंद। ये आप इसको देख के आराम से कर लेंगे। ये अपने हो गए साहब क्रांतिकारी आंदोलन जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में चलाए गए थे। 1 मिनट में अगर मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊं तो बस इतना याद रखेंगे कि साहब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। स्वदेशी मूवमेंट में बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। 1909 में उनकी सारी बातें मान ली गई थी। अब जैसे ही सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत विभाजन हुआ, उसके बाद में जो गरम दल के नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो जेल में बंद हो गए, वो सारे बिखर गए। उनके पीछे जो क्रांतिकारी थे वो अब क्रांतिकारी गतिविधियां करना शुरू करेंगे। बात महाराष्ट्र से हुई, बंगाल में आई, दिल्ली में आई, पंजाब में आई, यहाँ बहुत सारी गतिविधियां फैली। महाराष्ट्र में चापेकर बंधु थे, आपको बताया। और इसके अलावा वहाँ पे एक व्यायाम मंडल बनाया गया। बंगाल में अनुशीलन समिति बनाई गई। दिल्ली में हार्डिंग बम कांड हुआ। नासिक षड्यंत्र केस के बारे में बताया, अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में बताया, हावड़ा कांड के बारे में आपको बता दिया। अब कुछ विदेश की क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, तो ये अपन कल वाली क्लास में देख लेंगे। विदेश की क्रांतिकारी गतिविधियां और फिर गांधी जी का आगमन। तो कल विदेश की क्रांतिकारी गतिविधियां और साथ में गांधी जी, ये अपन देख लेंगे कल की क्लास में। मेरे हिसाब से आपको याद हो रहा होगा। ये मिलते हैं अपन कल।